दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच में जंग की जो सुगबुगाहट है एक बार फिर से सुनाई देने लगी है। अमेरिका की पनडुब्बियों की तैनाती, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास उसकी तैनाती, डियागो गार्सिया पर बढ़ती हुई उसकी चहलकदमी और दूसरी तरफ जिब्राल्टर में उसकी खतरनाक पनडुब्बियों की तैनाती इस बात की ओर संकेत कर रही है, ये इशारे कर रही है कि अमेरिका एक बार फिर से नए एस्केलेशन के लिए तैयार हो रहा है। उन तमाम खबरों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। दूसरी तरफ सीरिया में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ और ये घटनाक्रम हुआ ड्रूज के बीच में और इजरायली सैनिकों के बीच में। मतलब इतना मारा है, घेर करके मारा है इजरायलियों को, गाड़ियां फूंक दी हैं और आप ये समझ लीजिए कि किसी तरीके से जान बचा करके भागे हैं। अभी वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। और साथ में साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह ने सबसे बड़ा अटैक किया है और एक अटैक नहीं किया है, 20 हमले किए हैं। 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने 20 हमले किए हैं। अभी उससे जुड़ी एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि तस्वीरें बहुत रोचक हैं। शुरुआत करेंगे सीरिया वाली खबर से। सबसे पहले ज़रा ये तस्वीरें देखिए, ये ताज़ा तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि बड़ी हिंसक झड़प हुई है इजरायली सैनिकों के बीच में और वहाँ जो सीरियाई ड्रूज हैं उनके बीच में। हुआ दरअसल ये कि ये इलाका जो है, ये गोलन हाइट्स का जो इलाका है, आपको पता है कि इजराइल ने कब्जा कर लिया था, सीरिया का है मूल रूप से। तो ऑक्युपाइड गोलन हाइट इलाके में कृषि भूमि के अंतर्गत जो विंड टरबाइन लगी थी, उस परियोजना पर काम करने की काम चल रहा था। उस परियोजना पर इजराइल का काम चल रहा है। इसी बीच स्थानीय जो द्रूज निवासी हैं उन्होंने इजरायलियों पर जबरदस्त तरीके से हमला कर दिया है। अब ये हमला बताया जा रहा है कि इसमें आईडीएफ के लोग भी थे, झड़प हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो सेटलर्स हैं, जो स्थानीय निवासी इजरायली, उनको भी बुरी तरीके से मारा है और उनकी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। ये उसी की तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हुआ क्या, इस ट्वीट को देखिए। बताया गया कि कब्जे वाले सीरियाई गोलान हाइट्स में कृषि भूमि के अंदर विंड टरबाइन परियोजना पर काम करने की कोशिश के दौरान द्रूज निवासियों और इजरायली नागरिकों के बीच में हिंसक झड़पें हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय द्रूज समुदाय ने परियोजना का विरोध किया और इसके बाद तनाव बढ़ा। इस दौरान एक इजरायली कंपनी के कई वाहनों को आग लगा दी गई, जब कंपनी कृषि जमीन पर एक तरीके से विंड टरबाइन लगाने का काम शुरू करने पहुंची थी और उसकी गाड़ियों को जो है आग के हवाले कर दिया है। और ये वो तस्वीरें देख लीजिए। देखिए सीरिया में जिस तरीके से एंटी इजराइल एक नया सेंटिमेंट फिर से पनपना शुरू हुआ है और जिस तरीके से टर्की ने सीरिया को बैकअप करना शुरू किया है, उससे इजराइल की सांसें दरअसल थमी हुई हैं। बीते दिनों इजराइल के भीतर से ही आईडीएफ के तमाम सारे अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट आई जिसको हेब्रू मीडिया ने ही छापा और कवरेज दी, जिसमें यह कहा गया कि जो दखल है, जो सीरिया अपनी सैन्य क्षमता जो बढ़ा रहा है, मजबूत कर रहा है, चाहे वो एयर की हो, चाहे वो ज़मीनी क्षमता हो, वो मजबूत कर रहा है टर्की के सहयोग से। तब से इनकी नींदें उड़ी हुई। और इस बीच फिर से एक बार गोलान इलाके में ड्रूज कम्युनिटी के लोगों ने, आदिवासियों ने वहां पर जबरदस्त तरीके से अटैक किया है और बताया ये जा रहा है कि ये झड़प बड़ी हिंसक हुई है। कुछ और खबरें अब आपको दिखाता हूं। दोस्तों, ईरान से जुड़ी पहले अब खबरें दिखा देता हूं, फिर उसके बाद आपको ले चलूंगा लेबनान में क्या कुछ हुआ उससे जुड़ी खबरों को लेकर के। देखिए यह खबर देखिए, ट्रंप वेज मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान विद सीज फायर ऑन लाइव सपोर्ट। ये दोस्तों लगातार अमेरिकी अखबारों में इस तरीके की खबरें छप रही हैं। ईरान ने जब से अपना एक तरीके से प्रस्ताव भेजा है और जिसमें उसने कहा है कि न्यूक्लियर पर बातचीत तभी होगी जब जंग समाप्त होगी हर मोर्चे पर, इस बात से अमेरिका बौखलाया हुआ है और इसीलिए ये इस तरीके की खबरें छप रही हैं और कहा जा रहा है कि ईरान एक बार फिर से, माफ कीजिएगा, अमेरिका एक बार फिर से ईरान पर हमले की तैयारी
कर रहा है, किसी भी वक्त वो हमला कर सकता है। अमरेश मिश्रा लिख रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत में गतिरोध के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने पर विचार कर रहे हैं और आज बाद में वो जनरलों से भी मिलेंगे, अमेरिकी जनरल से भी मिलेंगे, मतलब हमले को लेकर के जो रणनीति है उसको लेकर के। आगे बताया कि जो विकल्प पेश किए जाएंगे उसमें प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिर से शुरू करना शामिल है, जिसके तहत हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को अमेरिका सुरक्षा देगा। एक और विकल्प यह है कि ईरान में पहचाने गए उन 25% लक्ष्यों को फिर से हमले किए जाएं जिन पर अभी तक हमला नहीं किया है। इसके अलावा इजराइल ट्रंप पर दबाव डाल रहा है कि वो ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को वापस लाने के लिए एक बेहद जोखिम भरे विशेष अभियान को मंजूरी दें, लेकिन राष्ट्रपति इसमें शामिल भारी जोखिमों के कारण हिचकिचा रहे हैं। ये अपने आप में पूरी खबर है। अच्छा, इन तमाम धमकियों के बाद में बाकायदा ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि ईरान अपने हितों को किसी भी कीमत पर अमेरिका के सामने समर्पण नहीं करेगा। इस्माइल वकाई का पूरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बयान दिया जिसमें तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत की। ये ड्रॉप साइट की खबर है जिसमें उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, मैं आपको इसमें बता देता हूं। उन्होंने कहा कि यूरेनियम का मुद्दा चर्चा जो भी होगी वो जंग खत्म होने के बाद होगी। फिर यह भी कहा कि लेबनान समेत पूरे क्षेत्र में शांति स्थापना करना कोई अतिशयोक्तिपूर्ण मांग नहीं है, ये वाजिब मांग है। यह भी कहा कि वॉशिंगटन पर एक तरफा और न्यायपूर्ण मांगों पर अड़े रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ही क्षेत्र और दुनिया के लिए खतरा है और आरोप लगाया कि अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप 7 देशों में फैला हुआ है सीधे तौर पर, और लगातार ईरान ये बात कह रहा है कि आप लोग मिडिल ईस्ट से बाहर निकलो, इससे नीचे कुछ मंजूर नहीं है। यह भी कहा कि 6 मई को विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की चीन विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक कहा कि बहुत अच्छी रही, यानी कि चीन का पूरा सपोर्ट है। अच्छा, बीते दिनों अमेरिका में यह भी कहा गया ट्रंप प्रशासन के द्वारा कि जो ईरान ने हमला किया अमेरिका के सैन्य अड्डों पर या इजराइल के इलाकों में, उसमें चीन का बहुत बड़ा योगदान था। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की इन धमकियों के बीच में जो बाघेर गालिबाफ हैं, जो ईरानी संसद के स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बार फिर से सीधे तौर पर संसद के भीतर यह बात कही कि जंग के लिए ईरान पूरी तरीके से तैयार है, अमेरिका जब चाहे तब शुरू कर सकता है। यह बात एक तरीके से उन्होंने संसद के भीतर कही। उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया एक्स पर, क्या कुछ लिखा आपके स्क्रीन पर। गालिबाफ लिख रहे हैं कि देयर इज नो अल्टरनेटिव बट टू एक्सेप्ट द राइट ऑफ द ईरानियन पीपल एज लेड आउट इन द 14 पॉइंट प्रपोजल। बताया गया कि कहा कि ईरानी जनता के अधिकारों को शामिल करने वाले 14 सूत्रीय प्रस्ताव को स्वीकार करने के अलावा अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं है और हर देरी की कीमत अमेरिकी टैक्स पेयर को चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी क्या, दुनिया भर के लोगों को चुकानी पड़ रही है। भारत पर सबसे बड़ा असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परसों दिया गया बयान इस बात की बानगी है कि भारत बहुत बुरी तरीके से आर्थिक संकट से गुजरने वाला है। इस बीच अमेरिका ने वो काम किया है जो उसने अभी तक नहीं किया था। अमेरिका की जो घातक पनडुब्बी है, जो अक्सर अदृश्य रहती थी, जिसकी लोकेशन के बारे में दुनिया को कानों कान खबर नहीं रहती थी, उसको जिब्राल्टर के पास देखा गया, जिब्राल्टर में देखा गया है। माना यह जा रहा है कि ये ईरान पर हमले को लेकर के, ये तस्वीरें हैं उसकी पनडुब्बी की तस्वीरें, आप देखते रहिए। ये जिब्राल्टर के पास उसकी मौजूदगी बाकायदा ऊपर इसको देखा गया है। ये आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। ये एक तस्वीर। अब जरा रेयान रोज़बियानी के इस ट्वीट पर नजर करिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कहा गया कि ये और ज्यादा उकसावे वाली बात है। कहा कि अमेरिका ने ईरान के शांति प्रस्ताव को ठुकराने के बाद जिब्राल्टर में अपनी परमाणु पनडुब्बी की तैनाती कर दी है, परमाणु पनडुब्बी की तैनाती की। हालांकि परमाणु पनडुब्बी कभी भी अमेरिका इस तरीके से ऊपर, मतलब
सीधे तौर पर अपनी लोकेशन और अपनी स्थितियां, अपने इरादे बताता नहीं है या उजागर नहीं करता अपनी लोकेशन वगैरह। लेकिन अगर इस तरीके से हो रहा है तो तमाम सारे जानकार ये भी मान रहे हैं तो ये एक तरीके से ईरान को डराने की कोशिश है या ईरान पर एक नए तरीके का प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश है। रिपोर्ट्स के अनुसार बताया गया कि अमेरिकी नौसेना की यूएसएस अलास्का ओहायो श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी जो है 10 मई को आज 12 मई है, ये 10 मई को जिब्राल्टर में सार्वजनिक रूप से दिखाई दी थी। बताया गया कि इसके आसपास 200 मीटर का एक तरीके से निषेध क्षेत्र बनाया गया है और जमीन पर उसके रॉयल मरीन्स भी तैनात हैं। ओहायो श्रेणी की यह पनडुब्बी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक तरीके से परमाणु मिसाइलें ले जाने में सक्षम होती है और आमतौर पर ऐसी रणनीतिक परमाणु पनडुब्बियां सार्वजनिक बंदरगाहों पर दिखाई नहीं देती हैं और इनकी लोकेशन बड़ी गोपनीय रखी जाती है, जो मैंने आपको पहले ही बताया और ये बात इन्होंने भी लिखी है दोस्तों। तो ये अपने आप में एक बड़ा स्थिति है। अच्छा, इतना ही नहीं, ये सिर्फ इसकी बात नहीं है, डियागो गार्सिया में भी अमेरिका की मौजूदगी, उसने अपने हथियारों की मौजूदगी, फाइटर जेट की मौजूदगी बढ़ा दी है। एक और ये जानकारी देखिए, सेंटकॉम रिलीज B-1B इमेज ओवर द वेस्ट एशिया एज डियागो गार्सिया बिल्डअप कंफर्म। बताया गया डियागो गार्सिया जो उसका एक सैन्य अड्डा है वेस्ट एशिया, एक तरीके से आप कह लीजिए कि वेस्ट एशिया पर नजर रखने के लिए, वहां पर उसने अपनी तैनाती को बताया है। इस ट्वीट को जरा देखिए और समझिए कि क्या कुछ कहा गया है आपकी स्क्रीन पर। अब इसमें बताया गया कि इंडिपेंडेंट सैटेलाइट एनालिसिस फ्रॉम May 11, मतलब बीते दिन इंडिपेंडेंट सैटेलाइट ने एनालिसिस किया कि डियागो गार्सिया में 3 B-1 लांसर्स, 2 C-130 जो परिवहन विमान होते हैं, इसके अलावा 2 P-8 मतलब 2 वो विमान जो वो जहाज जो समंदर में एक तरीके से निगरानी का काम करते हैं, वो ये तमाम बिल्डअप जो है मिलिट्री बिल्डअप डियागो गार्सिया में अचानक से बढ़ा है, ये जानकारी दी गई। अच्छा, इस बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक खबर छपी और बताया गया कि ईरान के कई इलाकों में हमलों में यूएई का सीधा हाथ था। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है। कहा उसने मिल करके इजराइल और अमेरिका के साथ मिल करके ईरान के ठिकानों पर हमला किया है। कुछ न्यूज नेटवर्क की इस खबर को देखिए और इसमें आपको समझ में आएगा। बताया गया यूएई सीक्रेटली ज्वाइंट अटैक ऑन ईरान अलोंगसाइड यूएस एंड इजराइल। द वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट दैट द यूएई हैज सीक्रेटली कैरिंग अटैक ऑन ईरान, marking a major escalation in involvement alongside the United States and Israel during the alongside war. According to the report, Imarti forces used advanced Western supplied aircraft. इमरती फोर्स का एडवांस वेस्टर्न सप्लाइड एयरक्राफ्ट, वो अपना एयरक्राफ्ट उसने सप्लाई किया एंड सर्विलांस सिस्टम टू बॉम्ब ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर। बताया गया कि ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाने के लिए, बॉम्ब करने के लिए ये तमाम सारे उसके हथियारों का इस्तेमाल किया गया और इस इस्तेमाल जब ये इस्तेमाल किया गया, उस इस्तेमाल में ईरान की लवान आइलैंड जो रिफाइनरी थी उस पर अटैक किया गया और उसको बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये जानकारी निकल के सामने आई। इस बीच दोस्तों अभी 2 दिन पहले एक खबर आई थी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, इससे पहले के वीडियो में, कि फ्रांस और ब्रिटेन अपने युद्धपोत जो है अपनी सेनाओं को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ रवाना कर रहे हैं। इस पर ईरान ने चेतावनी दी है। क्रेडिबल न्यूज की इस खबर को देखिए। बताया गया कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में फ्रांस और ब्रिटेन के युद्धपोतों की संभावित तैनाती पर कड़ी चेतावनी दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने कहा है कि अगर किसी दूसरे देश ने हॉर्मुज की सुरक्षा में दखल देने की कोशिश की तो उसे तुरंत निर्णायक जवाब दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गाल क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, जबकि ब्रिटेन ने भी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के संकेत दिए हैं। गरीबाबादी ने कहा कि जहाजों की सुरक्षा के नाम पर विदेशी युद्धपोतों की तैनाती वास्तव में क्षेत्र का सैन्यीकरण बढ़ाने की कोशिश है। उधर दोस्तों एक खबर और आई है। खबर क्या आई है वो मैं अभी आपको बताता हूं। खबर है दोस्तों लेबनान से, इजराइल से।
उस वाले मोर्चे पर, नॉर्दर्न इजराइल सदर्न लेबनान, जहां हिजबुल्लाह से जंग चल रही है। जरा इस वीडियो को देखिए। छोटा सा इमेज मैं दिखाऊंगा, हालांकि आग की तस्वीरें हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये मिसगांव में हिजबुल्लाह ने बड़ा अटैक किया है। मिसगांव की तस्वीरें हैं जहां पर 2 मिलिट्री व्हीकल्स को हिजबुल्लाह ने फूंक दिया है। स्ट्राइक में उनमें आग लग गई है, उसी की तस्वीरें हैं। सीधे तौर पर यह बता रहा है कि जबरदस्त तरीके से हिजबुल्लाह और जो है इजराइल में जंग उधर चल रही है। साइलेंस साइरस ने तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल से जारी की। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।